वेलकम स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स आ गए तो चलिए हम अपनी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में अपना वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने मोशन के बारे में डिटेल डिस्कस किया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 1D मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। जहाँ पे हमने डिस्कस किया था 1D मोशन क्या होता है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। तो हम आज आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2D मोशन, मोशन इन अ प्लेन। यानी कि जब हमारी ऑब्जेक्ट 1D मोशन ना करके 2D मोशन करती है तो उस वक्त क्या होता है, कौन सी फिनोमिनाज होती हैं, किस तरह से वर्क होता है सारा। तो चलिए स्टूडेंट बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मोशन इन 1D मोशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी जो हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर बेस्ड है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम होती है। सेकंड इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स हमारी, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड इक्वेशन नंबर 3 इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव की थी। और हमने फ्री फॉल के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को वर्टिकल लाइन के अलोंग एक्सप्लेन किया था। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम ये डिस्कस करते हैं। हमारे आज के टॉपिक होगा मोशन इन अ प्लेन, यानी कल हमने 1D मोशन के बारे में पढ़ा था जब हमारा मोशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन जब हमारा 2D होता है, यानी कि जब हमारा मोशन इस तरह से होता है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग होता है, तो उसको हम 2D मोशन बोलते हैं। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हमारे मेन टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं आज की वीडियो के, मोशन इन अ प्लेन, एंड नंबर 2 होने वाला है हमारा मोशन इन अ प्लेन में एक एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स का और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की हम कुछ रिजल्टेंट्स फाइंड आउट करेंगे, कुछ टर्म्स निकालेंगे। वो कौन कौन सी होंगी, हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, वर्टिकल मोशन होगा, टाइम टू फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट रीच, और इसके बाद हम सोल्व करेंगे इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना देरी के हम अपनी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, जब हमारा पार्टिकल फ्री होता है मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में। व्हेन पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, ये 2D भी हो सकती है 3D भी हो सकती है। यहाँ हम बेसिकली 2D के बारे में पढ़ने वाले हैं। and when particle is free to move in any direction and the position of particle defined by 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स, यानी अगर 2D होगा तो हम पार्टिकल की पोजीशन को 2 कोऑर्डिनेट से डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर 3D होगा तो हम उसकी पोजीशन को 3 कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 2D मोशन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। 2D मोशन यानी 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन यानी 2 दिशाएं। तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जब हम अपने पार्टिकल की पोजीशन को 2 कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं ना, जैसे मैं ये ले रही हूँ यहाँ पे एक बॉक्स, ठीक है, और इसके अंदर ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो मैं इसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करूँगी। वैसे हम 3D भी मान सकते हैं, लेकिन हम 2D के लिए लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल, तो उसे ही पढ़ते हैं। तो देखिए ये इस तरह से भी जा रहा है और ये इसका सेंटर है, और ये इस तरह से भी जा रहा है। तो ये वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों के अलोंग है, तो इसलिए इसकी पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एंड वाई। एक्स होगा हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग और वाई होगा हमारा वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। जो हमारी ये एक्सिस होती है ना, जो सरफेस के अलोंग होती है, अर्थ के अलोंग होती है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके। और इसको बोलते हैं हम वर्टिकल एक्सिस, जो परपेंडिकुलर होती है अर्थ सरफेस के। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के, और वाई कोऑर्डिनेट होगा हमारा वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो इस तरह से हम पार्टिकल के पॉइंट्स निकाल लेंगे कि वो पार्टिकल कहाँ है, हम पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्लेन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए जब हमारा प्लेन आ जाता है, इस तरह से हमारा प्लेन आ गया, ये
एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1D मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी, लेकिन जब हमारे यहाँ पे प्लेन आ गया तो हमारी ऑब्जेक्ट ऐसे भी मूव करेगी, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी मूव करेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ना वो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, एक तो अलोंग टू एक्स एक्सिस होगा और एक अलोंग टू वाई एक्सिस होगा। अब हमारी जो अगर वेलोसिटी की बात करती हूँ मैं, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स हो जाएगी, वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगी यू वाई। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी वी एक्स हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी हमारी वी वाई। इसी तरह से एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा ए वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्लेन निकल कर आ जाती है। हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस आती हैं प्लेन में निकल के, क्या क्या? अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग बात करते हैं तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या रहेंगी? वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, x equals to uxt plus half axt square and vx square is equals to ux square plus 2ax x। x हमारी डिस्टेंस है x एक्सिस के अलोंग। इसी तरह से अगर हम y एक्सिस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, vy equals to uy plus ayt, y equals to uyt plus half ayt square और vy square equals to uy square plus 2ay y क्या है यहाँ, जो हमारी y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस चली गई है वो हमारी y है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक कोई भी? सारे डाउट्स क्लियर? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स और ये हमारा इम्पोर्टेंट भी एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या स्टूडेंट्स? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, चलिए हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलिए मैं बताती हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जब हमारी ऑब्जेक्ट, देखिए हमारे पास सपोज मैं ये अर्थ है ना और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, सब लोग अर्थ पे खड़े होते हैं, ठीक है। मेरे हाथ में, यहाँ पे खड़े हैं, मेरे हाथ में एक बॉल है, ओके। अब हम इसको कैसे फेंक सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे फेंक सकते हैं जो सीधी जाएगी, ये क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके। या फिर मैं इसको ऐसे अपवर्ड फेंक सकती हूँ जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है, और ये अपवर्ड फेंकने वाला कहाँ पे आता है हमारा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, याद है स्टूडेंट्स या भूल गए? है याद? नहीं है याद? अच्छा, अगर आप पढ़ के आए हो तो याद है और अगर नहीं पढ़ के आए तो नहीं याद है। अच्छे से पढ़ लिया करो स्टूडेंट्स। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ऊपर को बॉल फेंकना, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आया कुछ याद? हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा, या तो हम बॉल को ऐसे फेंकते थे हॉरिजॉन्टली जाएगी और ऐसे फेंकेंगे तो ये वर्टिकली जाएगी, जो हमारा फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ना तो हम इसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, ना ही हम इसको वर्टिकली फेंक रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ इस बॉल के साथ, मैं इसको ऐसे थ्रो कर रही हूँ, ओके। कुछ समझ आया कैसे थ्रो किया मैंने इसको? बैट बॉल खेलते हो आप लोग? हाँ, वहाँ पे हम बॉल को ऐसे या ऐसे थोड़ी थ्रो करते हैं, वहाँ पे हम इसी तरह से तो थ्रो करते हैं ना, ऐसे बॉल को लिया हाथ में और ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द टू डायमेंशंस। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें हमारी बॉल कहाँ जाएगी, ये अब ऐसे तो नहीं जा सकती, क्योंकि हमें पता है जितनी भी ऑब्जेक्ट्स ऊपर जाती हैं उसे अर्थ अपनी साइड अट्रैक्ट करती है और वो वापस अर्थ पे आती है। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी देखा है कोई चीज़ ऐसे तिरछी ऊपर गई और तिरछी ही वापस नीचे आई? ऐसा होता है? नहीं। एक्चुअल में होता क्या है, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जाती है ना, तो ये ऐसे जाती है और ये ऐसे मूव करती है और ऐसे
ऐसे आके नीचे गिर जाती है। इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। आपने पाइप से पानी निकलते हुए देखा है? अगर हम पाइप को हल्का सा ऊपर ऐसे तिरछा उठाते हैं, सीधा ऐसे नहीं, एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं, देखो ऐसे। चलो मैं बताती हूँ कैसे बोलूँगा। हमारे पास अगर ये वाटर पाइप है तो हम इसको ऐसे नहीं निकाल रहे इसमें से पानी, और ना ही हम इसमें से पानी ऐसे निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे निकालते हैं, चलो हम ऐसे भी निकालते हैं तो पानी कैसे जाता है? ऐसे, और ऐसे आता है ना बाहर निकल के वापस, क्योंकि उसको आना तो ग्राउंड पे ही है वापस। लेकिन हम एक्चुअल में कंडीशन ये लगा रहे हैं कि हम पाइप को ऐसे रखे हुए हैं, तो उसमें से जो पानी निकलेगा वो कैसे जाएगा? ऐसे जाता है ना, जब हमें दूर पानी भेजना होता है तो ऐसे निकलता है ना वो पानी, है ना तो वो ऊपर जाता है और ना ही वो ऐसे जाता है, बल्कि ऐसे जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जो ये हमारा क्रिएट हुआ है कर्व, इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट जाती है हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसको क्या बोलते हैं? ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इसको बोलते हैं हम पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स? पैराबोलिक पाथ। ठीक है, यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो एक पैराबोला क्रिएट करती है, इस पाथ को हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। अब ये हमारा ऐसे ही क्यों बनता है पाथ, ये आइए हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। इसके बाद हम इसकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, सपोज ये ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। मैंने यहाँ से खड़े होके, पॉइंट ओ इसका ओरिजिन है, ठीक है, एक बॉल को फेंकना स्टार्ट किया ऐसे, ओके। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी ना, इस पे अर्थ ग्रेविटी लगा रही है, अर्थ की ग्रेविटी यहाँ काम कर रही है। हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना ग्रेविटी के बारे में, क्या पढ़ा था? अगर हमारी ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है तो ग्रेविटी कैसी होती है? बताइए बताइए कैसी होती है? नेगेटिव, वेरी गुड। अगर हमारी ऑब्जेक्ट नीचे आती है तो ग्रेविटी कैसी होती है हमारी? कैसी होती है? पॉजिटिव, वेरी गुड। और ग्रेविटी क्या होती है हमारी? एक्सीलरेशन। यानी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो क्या होगा? वो डी एक्सीलरेशन, वेरी गुड। और अगर नीचे आएगी तो वो एक्सीलरेशन होगा। डी एक्सीलरेशन की वजह से क्या होता है? हाँ बोलिए बोलिए, क्या होता है डी एक्सीलरेशन की वजह से? नहीं याद आ रहा? पक्का मैं बताऊं? चलो मैं बताती हूँ। डी एक्सीलरेशन की वजह से हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज। डी एक्सीलरेशन की वजह से क्या होता है? हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और एक्सीलरेशन की वजह से हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़िएगा। तो अब जैसे हमारी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे डी एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है, क्योंकि माइनस ग्रेविटी वर्क कर रही है। तो अब जब ये ऊपर जाएगी, यहाँ पर पहुंच गई है सपोज, और यहाँ पे जब हमारा डी एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है तो वेलोसिटी कंटिन्यू इसकी डिक्रीज होती रहेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी हमारी वेलोसिटी? जीरो हो जाएगी। लेकिन ग्रेविटी तो इस पे अभी भी वर्क कर रही है, ग्रेविटी तो इस पे अभी भी वर्क कर रही है, और ये इसे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो क्या बॉल यहाँ से सीधी ऐसे नीचे गिर जाएगी? क्या ये पॉसिबल है बॉल सीधी यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होगा, अब यहाँ पे इसकी जीरो हो गई वेलोसिटी, तो ये अब हमारी ऊपर तो नहीं जाएगी, ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट, ओके। अब यहाँ से हमारी मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन ग्रेविटी अभी भी वर्क कर रही है, तो अब ये ऐसे वापस आना स्टार्ट हो जाती है नीचे, ठीक है। ये अपने उसी फ्लो में चल रही है जिस फ्लो में ये पहले से चलती हुई आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही नीचे आएगी हमारी ग्रेविटी वर्क कर रही है। इस बार ग्रेविटी जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है तो कैसे काम करेगी?
एक्सीलरेशन की तरह, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी इंक्रीज। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और हमारी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आती है ये अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहती है और यहाँ ये इसी वेलोसिटी के साथ वापस नीचे आ जाती है। जो पॉइंट ओ पर वेलोसिटी थी वही हमारी पॉइंट बी पर भी वेलोसिटी मिल जाती है हमें। समझ आया स्टूडेंट्स क्या हुआ इसमें? ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट था कि हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे ना गिर के ऐसे जाती है नीचे, ऐसे ही क्यों जाती है नीचे? यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम क्या मानते हैं? एयर रेजिस्टेंस हमारा माना जाता है वहाँ पे 0। लेकिन जो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, इसमें हम मानते हैं एयर रेजिस्टेंस भी वर्क कर रहा है, जो हमारी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ पुश कर रहा है। हमारी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ क्या करता है एयर रेजिस्टेंस? पुश, जिसकी वजह से ही आगे ऐसे बढ़ती चली जाती है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर वो नहीं होता तो सीधी नीचे आ जाती, इसीलिए हमारी इस तरह से नीचे आती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? हम इस पॉइंट को पॉइंट ए मान लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया जहाँ पे हमें मैक्सिमम हाइट मिलती है। चलिए हम थोड़ी सी डिटेल पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब इसमें हमारी वेलोसिटी हम मानते हैं, सपोज स्टूडेंट्स हम मानते हैं हमारी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u, यानी हमारी ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ हमारी वेलोसिटी u हो गई। अब ये ऑब्जेक्ट हमारी ऊपर भी जा रही है और इधर भी आ रही है, यानी वर्टिकली भी जा रही है या फर्ड और हॉरिजॉन्टल भी आ रही है। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी? क्या वर्टिकली भी u होगी और हॉरिजॉन्टली भी u होगी? नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा वेलोसिटी चेंज होती है। हम मानते हैं ये हमारे अर्थ सरफेस के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रही है, इसको प्रोजेक्टाइली सकते हैं, जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो वेलोसिटी है ना वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक पार्ट तो हो जाएगा हमारा अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरा पार्ट हो जाएगा अलोंग वर्टिकल एक्सिस। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो होती है हमारी जो थीटा की साइड आती है, यानी जिस एक्सिस के साथ हमारा एंगल बनता है उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं और दूसरी को हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसको हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो हमारी वेलोसिटी होती है वो हमारी होती है u cos थीटा, u cos थीटा। यानी वर्टिकल एक्सिस के साथ अगर एंगल बन रहा है और वो स्प्लिट हो रहा है तो वो हमेशा cos थीटा कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, लेकिन वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आएगा हमारा sin थीटा कंपोनेंट, यानी u sin थीटा। तो यहाँ हमारे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिल गए, एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया u cos थीटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड अलोंग y एक्सिस द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u sin थीटा। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम अपनी आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा एक 2D मोशन का एग्जाम्पल है। इसको किसने क्रिएट किया था? इसको क्रिएट किया था गैलीलियो गैलीली ने, जिन्हें हम फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। गैलीलियो गैलीली ने ही प्रोजेक्टाइल मोशन को और इसके प्रिंसिपल को क्रिएट किया था। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मूव करती है। ये रहा एक्स एक्सिस ऐसे और वाई एक्सिस ऐसे। ये किसके इन्फ्लुएंस में वर्क करती है? अंडर ग्रेविटी। स्टूडेंट्स देखिए एक बात, स्टूडेंट्स देखिए ग्रेविटी हमेशा ऐसे वर्क करती है, ऐसे या ऐसे। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, जो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन है, इसमें ग्रेविटी वर्क ही नहीं करेगी, ये हमारा कांस्टेंट ही मोशन रहेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग जो हमारा मोशन हो रहा है वो कितना होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो u cos थीटा हमारी क्या होगी वैल्यू? यूनिफॉर्म। ओके, यहाँ पे क्योंकि हमारी ग्रेविटी वर्क कर रही है तो u sin थीटा हमारी नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, ये किसके इन्फ्लुएंस में वर्क करता है? ग्रेविटी के। इसका पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। ये हमारा एक पैराबोला है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट थ्रो एट एन एंगल विद सरफेस, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को एक एंगल बनाते हुए सरफेस के साथ फेंक रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, throwing a ball from a surface making an angle with surface। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम अपनी एक बॉल को फेंक रहे हैं जो हमारे सरफेस के साथ एक एंगल बना रही है। इसको एक्सप्लेन किया है मैंने अभी, कैसे होता है, क्या होता है। वाटर फ्रॉम पाइप, वाटर जो हमारा पाइप के अंदर से निकलता है वो भी हमारा एग्जाम्पल है एक बहुत अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन का। और इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं शूटिंग एन एरो। जब हम बॉल को फेंकते हैं तो ये ऐसे जाती है हमारी बॉल, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। इसी तरह से जब हमारा पाइप से ऐसे पानी निकलता है तो वो भी प्रोजेक्टाइल ही जाता है। शूटिंग एन एरो, देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा शूटिंग एम होता है ना एरो का, तो उसमें क्या होता है, जो प्लेयर होता है ना वो जब एरो को शूट कर रहा होता है अपने टारगेट पे, तो वो क्या करता है, वो इसको ऐसे सीधा शूट नहीं करता, बल्कि वो एक एंगल से शूट करता है। क्यों एंगल से शूट करता है, क्योंकि क्या होगा कि अगर वो इसको सीधा ऐसे शूट करेगा ना, तो क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रही है, तो ये अपने आप ही ऐसे ग्रेविटी के वर्क की वजह से ऐसे टिल्ट हो जाएगा। ओके, और सपोज हमारा टारगेट यहाँ है और ये नीचे ऐसे टिल्ट होके आ जाएगा और ये यहाँ पे शूट होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए पहले से हमारा शूटर क्या करता है, इसको एक एंगल पे शूट करता है। तो जब ये एंगल पे शूट करेगा तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के आता है और ये यहाँ पे ऐसे शूट हो जाता है। तो ये भी थोड़ा सा हल्का सा पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ ही काम करता है ये एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी 3 इसके एग्जाम्पल्स हैं, बॉल, ये पाइप का एग्जाम्पल, और ये जो हमारे एरो की शूटिंग का एग्जाम्पल है। टारगेट पे आने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर से, इसको नीचे से शूट, इसको इसके टारगेट पे लाने के लिए हल्का सा एंगल बनाते हुए शूट करना पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई ऑब्जेक्ट रीच अ पर्टिकुलर हाइट एंड कम बैक ऑन सरफेस। इसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पे ही आ रही है और एक हाइट के बाद वो रुक जाती है। ठीक है, चलिए अब हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं, हमारे रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल डिस्टेंस। तो पहले हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में, यानी जो हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर निकालेंगे, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अलोंग होती हैं और जो वर्टिकल डिस्टेंस के अलोंग होती हैं। तो चलिए, हमने अभी पढ़ी थी ना इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये और ये। ठीक है, तो चलिए हम इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हुए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी ये है, तो पहली इक्वेशन होती है हमारी Vx इक्वल्स टू ux प्लस axt। Vx की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, Vx इक्वल्स टू ux, यानी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी ऑब्जेक्ट की, u cos थीटा। ओके, u cos थीटा प्लस, मैंने अभी बताया है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता है, तो वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ax कितना हो जाएगा, 0 इंटू टी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह से हम अपनी सेकंड इक्वेशन देखते हैं, x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। x इक्वल्स टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, u cos थीटा वापस इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, लेकिन ए एक्स हमारा यहाँ पे 0 है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग एक्स एक्सिस आ जाती है। एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमने टोटल डिस्टेंस चली है उसे हम एक्स बोलते हैं, और इसे ही हम रेंज भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट की। क्या बोलते हैं हम इसे, ऑब्जेक्ट की रेंज। व्हाट इज द रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जो हमारी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ना उसको हम रेंज बोलते हैं, u cos थीटा t। ओके, थर्ड इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के स्क्वायर होता है थर्ड इक्वेशन, तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी,
वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। इसी तरह से हम अलोंग वाई एक्सिस निकाल लेंगे, यानी वर्टिकल निकाल लेंगे डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस यूज करते हुए निकाल लेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस, जब हम वर्टिकल डिस्टेंस यूज करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, वर्टिकल डिस्टेंस में हमारा एक्सीलरेशन होता है, क्या होता है वो, जी, ग्रेविटी। तो सबसे पहले वी वाई आ जाएगा, यू वाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, यू वाई की वैल्यू होती है हमारी यू साइन थीटा, यू साइन थीटा प्लस जी टी। ओके, अब यहाँ पे जी प्लस भी हो सकता है माइनस भी, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ये माइनस होगा, नीचे आ रहे हैं तो प्लस होगा, ये हमारी प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। इसी तरह से हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू यू वाई यू साइन थीटा टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगी हमारी वी वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 जी वाई, वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ आ जाएगी और फिर से वापस ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन है अलोंग वर्टिकल लाइन। क्लियर है? ठीक है, ये इक्वेशंस हम आगे जो रिजल्ट्स निकालेंगे ना उसमें यूज करेंगे। तो हमारे आगे कौन कौन से रिजल्ट्स निकालने वाले हैं, चलिए हम पहले यही देखते हैं। इसमें हम निकालेंगे एक तो रेंज, रेंज हम निकाल चुके हैं, रेंज हमारी क्या आई है, यू कोस थीटा टी। हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन भी देख लिया, हो गया ये हमारा अभी, ठीक है। उसके बाद हम रेंज को भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं वो हमारी रेंज होती है, और ये क्या है, यू कोस थीटा टी। और इसी तरह से अब हम निकालेंगे टाइम टू फ्लाइट, यानी टाइम टू फ्लाइट क्या होता है, टाइम इन टोटल जर्नी, यानी कि जब हमारी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से लेके जब वो ऊपर गई और ये वापस नीचे आई, तो इस पूरी जर्नी में उसे कितना टाइम लगा, इसको हम बोलते हैं टाइम टू फ्लाइट। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं टाइम टू फ्लाइट को। ये इतना यहाँ तक क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले हम हमारी वर्टिकल डिस्टेंस की जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आई थी ना वो लिख लेते हैं एक साइड में। क्या क्या आई थी वो इक्वेशंस हमारी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, वी वाई, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस माइनस 2gy। तो हम इन इक्वेशंस को यूज करते हुए क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम टू फ्लाइट। टाइम टू फ्लाइट, आइए फाइंड आउट करते हैं हम अपना टाइम टू फ्लाइट। टाइम टू फ्लाइट क्या होता है, हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रही है, लेट हमारी जो बॉल है वो यहाँ से पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रही है मूव करना, और ऐसे 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 जाके पॉइंट बी पर आ जाती है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पॉइंट बी पर डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पहले हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे इसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में है। डिस्टेंस निकालेंगे y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, यहाँ पे माइनस यूज करेंगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम ऊपर जाने वाली डिस्टेंस ले रहे हैं, तो जब हम ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव हो जाती है वैल्यू। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो y क्या है हमारी, जो हमारी y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर की है, ये है हमारी एंड ए, ओके, यानी कि यहाँ, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे वी वाई 0 है हमारा, अगर मैं बात करती हूँ पॉइंट बी की, तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट बी पर क्या होगा, y की वैल्यू हमारी पॉइंट बी पर कितनी होगी? 0, क्योंकि पॉइंट बी पर वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वहाँ पे। तो एट पॉइंट बी पर y की वैल्यू कितनी हुई? 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। अब क्या होगा? देखिए जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो इजीली समझ जाएंगे इस लाइन को। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t माइनस 0, बायो के स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, ओके, इज इक्वल टू 0। हमारा क्या रूल होता है? हमारे पास एक रूल होता है मैथ्स में, है कि जब हमारे पास दो ब्रैकेट होते हैं ना, तो हम इन ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के इक्वल रख सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? तो t हमारा हो जाएगा t इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा हमारी दूसरी इक्वेशन u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए ये जो t इज इक्वल टू 0 है, इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये तो हम नॉट वैलिड मान लेंगे, कोई वैल्यू नहीं है इसकी तो, क्योंकि टाइम तो 0 हो नहीं सकता टाइम टू फ्लाइट। अगर वो फ्लाई कर रही है यहाँ से यहाँ जा रही है तो कुछ टाइम तो उसमें डेफिनेटली लगा होगा, तो हम इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, हम अपनी सेकंड इक्वेशन u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ पे हम t को क्या मानते हैं? टाइम टू फ्लाइट, तो इसको हम कैपिटल T के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी? देखिए हमारी इक्वेशन क्या है? u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। तो इस टी को हम कैपिटल डी के इक्वल कर लेंगे टाइम टू फ्लाइट, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये क्या हो गया हमारा? टाइम टू फ्लाइट। क्लियर है स्टूडेंट्स इतनी बात? तो टाइम टू फ्लाइट हो गया हमारा क्लियर। टाइम टू फ्लाइट क्या होता है? वो टाइम जो हमारी ऑब्जेक्ट फ्लाई करने में लेती है, उस टाइम को हम टाइम टू फ्लाइट बोलते हैं। क्लियर है? तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ वर्टिकल मोशन। तो ये वाली इक्वेशन हम यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा ये रिजल्ट है निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे 3 टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। नंबर 1 था हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस, नंबर 2 थी हमारी रेंज, और नंबर 3 हमने क्या फाइंड आउट किया अभी? टाइम टू फ्लाइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें हमारा जो रिजल्टेंट निकलता है वो होता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? मैक्सिमम हाइट वो हाइट जो हमारी ऑब्जेक्ट अचीव करती है प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए, यानी ये वाली हाइट जिस मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो जाती है ना, अपर साइड वर्टिकली मोशन करती है जितनी डिस्टेंस को मैक्सिमम, उसको हम उसकी मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो चलिए आइए हम मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स समझ तो आ रहा है ना अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? समझ तो आएगा ही आपको, मैं जो पढ़ा रही हूँ। चलिए अब निकालना है ना हमें, तो हम वापस यही इक्वेशन यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें एक तो y चाहिए होगा, और एक हम एक चीज और यूज कर सकते हैं इसमें, जो हमारी वेलोसिटी है a पर, ठीक है, वेलोसिटी एट a। अरे इस मार्कर में क्या हो रहा है आज? वेलोसिटी एट a, वेलोसिटी एट a क्या है हमारी? वी वाई, और जो हमारी 0 है, तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें y भी है और इसमें वी वाई भी है, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। तो चलिए हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई। हम यहाँ पे y को क्या मानते हैं? मैक्सिमम हाइट, और हम इसको लिख लेते हैं h।
तो हम ये जो डेरिवेशन करेंगे ना सोल्व, इसमें हम इसको h लिखेंगे। तो वी वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 एट ए, वी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए पे हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी है 0 है। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू होगी 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। अब चलिए आगे चलते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, h की वैल्यू आ जाएगी हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी आई हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। तो हमने 4 वैल्यूज फाइंड आउट की, कौन कौन सी है वो 4 वैल्यूज हमारी, चलिए देखते हैं। नंबर 1 है हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी हमारी u cos थीटा। नंबर 2 हमारी वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। नंबर 3 रेंज, एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैक्सिमम हाइट डिस्टेंस चलते हैं उसे हम रेंज बोलते हैं, u cos थीटा t। नंबर 4 टाइम टू फ्लाइट, यानी कि ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगा, उसकी वैल्यू होती है 2u sin थीटा अपॉन g। इसके बाद आती है हमारी मैक्सिमम हाइट, यानी हमें मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी, वाई एक्सिस के अलोंग हमने कितनी डिस्टेंस चली, वो थी हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये अभी हमने सोल्व करके निकाला है ना। ठीक है, तो ये हमारी चारों डेरिवेशंस आ गई। हम चाहे तो इसमें एक डेरिवेशन और निकाल सकते हैं, क्या कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे ये वाली। ओके, चलिए आइए निकालते हैं टी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी वी वाई तो यहाँ पे 0 है, 0 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। इसको स्मॉल टी ही छोड़ देते हैं, तो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो हमें टाइम लगा ये। और हमें टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा था, टाइम टू फ्लाइट कितना है, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। देखो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, हियर क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, जो t है वो t का डबल है, यानी स्मॉल कैपिटल टी कितना है हमारा इज इक्वल टू 2t। यानी जो हमारा टोटल टाइम जर्नी का होगा ना उसके जस्ट हाफ पर हमें हमारी मैक्सिमम हाइट मिल जाती है, यानी मैक्सिमम हाइट एकदम हाफ पर होती है। हाफ वो अपवर्ड जाएगा और हाफ पर डाउनवर्ड जाएगा। ऐसे नहीं है कि हमें यहाँ मैक्सिमम हाइट मिलेगी या फिर यहाँ मैक्सिमम हाइट मिलेगी, नहीं, वो बिल्कुल हाफ में मिलेगी मैक्सिमम हाइट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का कंप्लीट टॉपिक समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। मुझे तो ये टॉपिक फिजिक्स का बहुत ज़्यादा पसंद है, आई डोंट नो बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, चलिए आइए। क्या है हमारी प्रॉब्लम, पहले हम इसको सबको क्लियर कर देते हैं। ये तो हम अपनी प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास एक बॉल है, हम उसको थ्रो कर रहे हैं फील्ड से विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल इज थ्रो फ्रॉम अ फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। हमने एक बॉल को 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है, जो हमारा एंगल क्या बना रही है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल के साथ विद द हॉरिजॉन्टल। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारी बॉल है और हमने अर्थ के साथ ऐसे 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए इस बॉल को फेंक दिया है। स्पीड कितनी बताई है उसने, 12 मीटर पर सेकंड। तो u कितना है यहाँ पे
12 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसकी वेलोसिटी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, एक तो हो जाएगी u cos थीटा और एक हो जाएगी u sin थीटा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 sin 45 डिग्री और इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 cos 45 डिग्री। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस विल इट हिट द फील्ड अगेन, यानी कि ये किस डिस्टेंस पे फील्ड को अगेन हिट करेगी, यानी ये वाली डिस्टेंस एक्स इसकी क्या होगी। क्या निकालना है इसमें, रेंज। ओके, और जी की वैल्यू रखनी है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। तो जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी u cos थीटा टी। ओके स्टूडेंट्स, हमारी रेंज होती है u cos थीटा टी, यानी जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारी वेलोसिटी है वो इनटू टाइम। टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम टू फ्लाइट। देखिए यहाँ से हमारा एक और डेरिवेशन भी निकल के आ जाएगा, चाहे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं या हम उस डायरेक्ट डेरिवेशन से ही कर लेंगे। मैंने भी क्या बताया था अपनी वीडियो में कि रेंज होती है हमारी u cos थीटा टी। रेंज हमारी होती है u cos थीटा इंटू टी। ये यहाँ पे t क्या होता है, t होता है हमारा टाइम टू फ्लाइट। क्या होता है t हमारा, टाइम टू फ्लाइट। और टाइम टू फ्लाइट क्या होता है हमारा, टाइम टू फ्लाइट के लिए भी हमने डेरिवेशन निकाला था 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी रेंज की, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, चाहे तो हम ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, ओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारी रेंज आ गई। ठीक है, वैसे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना वो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें डेरिवेशन में भी यही मिलेगा करने के लिए, रेंज के लिए। ओके, तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए u की वैल्यू रख देंगे, साइन 2 थीटा की वैल्यू रख देंगे और g की। u की वैल्यू कितनी है हमारी, u है हमारा 12 मीटर पर सेकेंड, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा 45 मल्टीप्लाई 2, 12 स्क्वायर इंटू साइन 45 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 90 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू कितनी है 10। तो ये फॉर्मूला जब हम सोल्व करेंगे कितना आएगा 144। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 10, तो कितना आ गया 14.4 मीटर। तो इसकी रेंज कितनी आ गई, रेंज आ गई हमारी 14.4 मीटर। तो ये हमारा रिजल्टेंट निकल कर आ गया इस प्रॉब्लम में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हम रेंज के लिए हमारे उस फॉर्मूले के अंदर हमारे ये था u cos थीटा इंटू टी, इसमें हम यही फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये हमारी रेंज हो सकती है। बुक्स में हमें डेरिवेशन में यही करने के लिए मिलेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।